फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अभी शादियों का मौसम है और शादियों में जो लेडीज होती हैं वो बहुत सारे आभूषण, मेकअप और ना जाने क्या क्या लगाकर जाती हैं ताकि वो खूबसूरत दिख सके। ठीक इसी तरह, हाँ जी, ठीक इसी तरह इंग्लिश के अंदर जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो बात है वो और खूबसूरत लगे और ज्यादा मजेदार हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमने फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। आज आप मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मैं आपको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। नहीं, मैंने आपसे कहा कि चांदी जैसा रंग तेरा, सोने जैसे बाल। अब क्या सच में आपके सोने के बाल हैं? अरे जाके बेच दो, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे आपके पास। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मेरी बात कुछ अच्छा बताने के लिए मैंने ये वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया है। ऐसे ही इंडिया में गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा स्टैचू लगाया गया है और उन्हें कहा जाता है दी आयरन मैन। अब आयरन मैन क्यों कहा जाता है? क्या वो लोहे के थे? उनकी बॉडी लोहे की थी? अरे ना बाबा ना, उनकी बॉडी तो ह्यूमन की ही थी, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी ना, वो एक आयरन मैन जैसी थी, इसलिए उन्हें आयरन मैन कहा जाता है। एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सर क्या बोल गए? ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ जो वर्ड्स थे ना उनके साथ खेला जा रहा था अपनी बात को रोचक बनाने के लिए। तो आइए इसी तरह के बहुत सारे टाइप हम इस एक वीडियो में देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच के। दोस्तों, एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है और आपको आंसर देना होगा। बहुत ही आसान तरीका है। मेरे साथ देखिए, पहला टाइप है हमारा सिमिले। इसमें क्या होता है? इसमें कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो चीजों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, कुकु कुछ नहीं होता। यहां पे ऐसा नहीं कह रहा कि तुम कोयल की तरह बोलते हो। उसका कहने का मतलब है आप बहुत मीठा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। वैसे मैंने बहुत वाहियात गाया है तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना भाई, कट लगा देना इस पे। अच्छा, सेकंड सेंटेंस है हमारा, पहला तो देखा ही नहीं। एग्जाम्पल है हमारा, द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। कि जो ग्रेट खली है ना वो इतना शक्तिशाली है जैसे कि एक ऑक्स। अब क्या ग्रेट खली ऑक्स है? उसको ऑक्स कह दिया? नहीं 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 नहीं, दो अलग अलग चीजें। खली अलग, ऑक्स अलग, लेकिन उनका आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है उनकी शक्तियों का। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल था। एक हमारा है आफ्टर द एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट फेल्ट एज लाइट एज अ फेदर। जो एग्जामिनेशन खत्म हुआ तो स्टूडेंट ने इतना हल्का फील किया जैसे कि एक पंख के जितना हल्का फील किया। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि इसकी पहचान क्या होगी। इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान होगी एज या फिर लाइक। एज या लाइक का इस्तेमाल करते हुए कंपैरिजन किया जा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द ग्लो ऑफ हिज फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन। जो उसके चेहरे की चमक थी ना, वो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, उतनी चमकदार थी। तो एज यहां पे भी आ गया, एज ब्राइट एज सनशाइन। कि सनशाइन एक अलग है, ग्लो ऑफ हिज फेस एक अलग है। दो अलग अलग चीजों का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अरे वही पुरानी वाली बात, क्या इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी बात मजेदार हो जाए, उसमें एक खूबसूरती आ जाए, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। आइए नीचे, द यंग तैमूर इज एज क्यूट एज किटन। अब मुझे तो बताने की जरूरत है नहीं कि तैमूर है कौन, सब जानते ही हैं कि सैफ अली खान और करीना कपूर के जो साहबजादे हैं वो है तैमूर। अब वो इतने क्यूट हैं जैसे कि एक किटन। किटन कौन होता है? बिल्ली का बच्चा, बड़ा क्यूट सा होता है ना। ऐसे ही उसकी कंपैरिजन की गई है, किससे? तैमूर से कंपैरिजन की है। बहुत ही आसान सा टाइप था। आइए अब देखते हैं हमारा अगला टाइप। हमारा दूसरा टाइप है मेटाफॉर। मेटाफॉर बिल्कुल सिमिले के ही तरह है। सिमिले में हम क्या कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज की तरह है, लेकिन मेटाफॉर में हम कहते हैं कि वो जो चीज है ना एक, वो बिल्कुल दूसरी ही है। यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि राम शेर है, अब मैंने ये नहीं कहा कि राम शेर जैसा है। जब मैं कहूंगा कि राम शेर जैसा है, राम शेर की तरह है, तब तो वो कहलाएगा सिमिले। लेकिन जब मैंने कह दिया राम शेर है, बात ही खत्म। मैंने राम को शेर बना दिया, राम को इंसान से जानवर बना दिया बिल्कुल, तो ये मेरा कहलाएगा मेटाफर। ऐसे मैंने आपको कहा कि
तुम कोयल हो। अब कोयल, तुम वाकई में कोयल हो क्या? नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको कह दिया तुम कोयल हो, तो कोयल जैसे ही मैंने आपको कहा तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेटाफोर। और आपने ये गाना तो जरूर सुना ही होगा। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर। तो इस गाने में भी हमने देखा कि तू नदी है। अब क्या वाकई में वो नदी है क्या? इंसानियत नदी है वो? नहीं नहीं। तू धूप है, क्या वो धूप है? नहीं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि आप धूप की तरह हो बस, लेकिन ये तरह वर्ड जब यूज ना हो तब वो सिमिले नहीं रहता, वो बन जाता है मेटाफोर। तो एक हल्का सा डिफरेंस था जो हमने देख लिया सिमिले और मेटाफोर में। आइए इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है माई टीचर इज एन एंजल। वाह वाह, क्या एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है कि मेरा टीचर क्या है? एक एंजल है, एक फरिश्ता है। तो यहां भी कोई एज का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ, डायरेक्ट कह दिया कि वह एक एंजल है, यानी बहुत ही अच्छे इंसान है। सेकंड क्या है हमारा? यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, कि आपका दिल ना सोने का है। अरे बाबा, अगर सोने का दिल हो जाता तो जिंदा कैसे रहते? लेकिन यहां क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि उसका दिल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा दिल है उसका। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। आपने सुना ही होगा कि जो हमारा ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। अब रेगिस्तान का जहाज, ये क्या कह दिया? कुछ नहीं कहा, उसकी कंपैरिजन की गई है, लेकिन एग्जैक्टली वही बता दिया, उसको एग्जैक्टली शिप बता दिया डेजर्ट का, एज का इस्तेमाल नहीं हुआ। दिस क्लास इज अ जू। अब स्कूल में और कॉलेज में ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि टीचर आते हैं और गुस्से में कहते हैं ये क्लास तो पूरी चिड़ियाघर बनी हुई है, ये क्लास तो बिल्कुल मछली मार्केट बना रखी है तुमने। तो अब वो वाकई में क्या चिड़ियाघर हो जाती है या सब्जी मंडी हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, वो कंपैरिजन किया जाता है। तो ये वही एग्जांपल था। तो एग्जाम में कभी भी आपको इस तरह का कोई भी सेंटेंस और आपसे पूछे कि फिगर ऑफ स्पीच बताओ कौन सी है, तो क्या सोचोगे? ना, मेटाफोर लिख देना। अच्छा, हम ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्यों हम उसे फरिश्ता बता रहे हैं? क्यों सोने का दिल बना रहे हैं? क्यों रेगिस्तान का जहाज बना रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे ना कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, डायरेक्ट बोल देते। हम ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? जी इसलिए नहीं बोल रहे, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम अपनी बात को बहुत ज्यादा खूबसूरत, मजेदार या वजनदार बना रहे हैं ताकि हमारी बात का कुछ अलग से मतलब निकल के आए, समझ में ज्यादा आए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टाइप। अगला टाइप तो बहुत ही मजेदार है, इसका नाम है एलिट्रेशन का। और डिक्शनरी में भी अगर इसका मीनिंग देखोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, जिसका मतलब यह है कि इसमें जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स का ना सभी का जो पहला लेटर होगा वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, पीटर पाइपर पिक द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। पीटर पाइपर पिक द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, वेयर द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर पीटर पाइपर पिक्ड। ये क्या था? इसी तरह से अ गुड कुक हु कुड कुकीज एज मच कुकीज अ गुड कुक कुड कुकीज। सर क्या क्या बोले जा रहे हो? अरे सर यही तो है, यही हमारे टंग ट्विस्टर, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची वाला हमने शुरू में देखा था ना, ये वही है। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कौन से? एलिट्रेशन वाले। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जब भी इस तरह की आप जुगलबंदी देखो तो वो टाइप हो जाएगा आपका एलिट्रेशन टाइप। आइए एग्जांपल की मदद से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जांपल है हमारा माय डियर डियर इज डियर। ये क्या बोल गया? इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अरे सर मीनिंग है, देखो यहां भी ये डी साउंड आया, यहां भी ये डी साउंड आया और यहां भी ये डी साउंड आया, और इसका मतलब होता है कि जो मेरा प्रिय हिरन है ना वो बहुत महंगा है। आपने अपने स्कूल टाइम में जरूर किया होगा या करते होंगे, पूछते होंगे बता इसका मीनिंग क्या है। तो अगर नहीं पूछते तो पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारा लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। अब यहां भी देखो एल का ला साउंड आया, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये एक कॉन्सोनेंट है और यहां भी ये एक कॉन्सोनेंट है। इन चारों ही वर्ड्स के अंदर जो शुरुआत हुई है वो उस लेटर से हुई है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और वो सब में सेम है। वही बात तो थी एलिट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा शीप शुड स्लीप इन अ शेड। इसमें भी क्या आ गया? हमने शिप को देखा, ये ऐसा आया, यहां भी ऐसा आया, यहां भी ऐसा आया और यहां भी एक एस आया। नेक्स्ट है हमारा किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग। अब इसमें भी देखो के, यहां भी के आया, यहां भी क साउंड आया, यहां भी क, यहां भी, यहां तो नहीं आया, खैर प्लेइंग हो गया, लेकिन तीनों में ही के का साउंड आया था और एक सेंटेंस था जिसका कोई मीनिंग भी था। तो इस बात को हम क्यों कहते हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं, हम ये हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं तो कि हम मजा डालना चाह रहे हैं, हम अपने जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा देना चाहते हैं। कुछ मूवीज के अंदर भी आपने देखा होगा इस तरह के जो टंग ट्विस्टर्स हैं, वो भी आप सुन लीजिए। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी
चटोरी चीनी को। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं। तो ये बात उस जमाने की है जब हमारे आसपास डायनासोर घुमा करते थे और उनकी पीठ पर बैठकर बच्चे पढ़ा करते थे, अपना होमवर्क किया करते थे। और फिर एक जमाना आया हमारे सामने ही जब आर्यभट्ट साहब पैदा हुए और उन्होंने गणित में पता नहीं क्या क्या कर दिया। और फिर आइंस्टाइन तो हमारे ही ग्रुप सर्कल में ही तो थे, हमारा फ्रेंड सर्कल था आइंस्टाइन साहब के साथ। ज्यादा हो रहा है ना जी? हाँ, जब ये ज्यादा होना तो समझ जाना कि ये टाइप है हाइपरबोली वाला। जी हाँ, फिगर ऑफ स्पीच का टाइप हाइपरबोली वाला तब होता है जब कोई बात ज्यादा ही एग्जेजरेशन के साथ की जाती है, यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। लिमिट से ज्यादा जब हो जाता है ना, तब हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा टाइप होता है, हाइपरबोली वाला टाइप होता है। आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको और पक्का कर लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरा, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। मैं थका हुआ हूं और मैं 1 साल तक सो सकता हूं। अरे ये तो ज्यादा हो गया सर, 1 साल तक तो नहीं सोओगे, 1 दिन सो जाओगे, 1 रात सो जाओगे, 1 साल। तो जब ये ज्यादा हो जाए ना यहां पे, तब हम समझ जाएंगे क्या कि ये हाइपरबोली टाइप है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि 1000 बार बता चुका हूं। 1000 बार क्या गिनती की नहीं थी आपने? नहीं नहीं नहीं, कहने का मतलब ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। लेकिन ये जो 1000 बोल दिया ना, ये कुछ ज्यादा हो गया, एग्जेजरेट कर दिया इसको, इसलिए इसको हम कहेंगे हाइपरबोली टाइप। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर। मैं उसके लिए जो माउंटेन्स है ना उनको हिला दूंगा। अरे भाई जाओ हिला के आओ, जाओ, नहीं नहीं जाओ जल्दी से हिला के आओ, तब हम मानेंगे। तो जब इस तरह की कोई बात कहेगा तो हम कहेंगे वह क्या कर रहा है, वो एग्जेजरेट कर रहा है और उसने अपनी बात में क्या लगाया, यहां हाइपरबोली लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। मेरा भाई लंबा है कुतुब मीनार से भी। अरे भाई जाके हाइट नपवा उनकी, वहां लेके जाओ और इन दोनों की कंपैरिजन करो, फिर देखेंगे कौन कितना लंबा है। तो यहां पर भी क्या बताया गया, कुछ ज्यादा एग्जेजरेट करके बता दिया जो कि असल में बात नहीं थी। तो ये तो एग्जांपल थे हमारे हाइपरबोली के। कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप एकदम समझना और उसका सही आंसर लिख देना। अच्छा एक बात बताओ, ये इस तरह से हम बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी बड़ा चढ़ा कर बातें बता रहे हैं? इसलिए बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं ताकि जब हम किसी से ये बातें कहें तो हमारी बातों को सुने कान खोलकर और उसे याद रहे, वो हमसे इंप्रेस हो जाए, इसलिए हम ये वाली बातें कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप। हमारा नेक्स्ट टाइप है एसोनेंस का। एसोनेंस में क्या होता है, एसोनेंस में होता है कि रिपीट द सेम वोवेल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। यानी जो हमारा जो सेंटेंस होगा उसके अंदर जो वर्ड्स होंगे उनका पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट होगा और वो कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन उस कॉन्सोनेंट के बाद जो साउंड होगा वो कोई ना कोई वोवेल होगा और वो सब में सेम होगा। आइए एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल है, जेरी वेंट हियर एंड देयर नोवेयर। अब इसके अंदर देखो, पहला तो कॉन्सोनेंट है, इसमें भी ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है और यहां ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसके बाद जो साउंड आई, जेरी, ए की आवाज निकली तो ये एक वोवेल था। वेंट, यहां भी ए की आवाज निकली, जे, वे, हे, तो यहां भी ए की आवाज निकली, दे, यहां भी ए की आवाज निकली और यहां भी ए की आवाज निकली। तो इसके बाद जो हमारे साउंड चलेंगे वो वोवेल के होंगे और जो कि सेम होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या हर वर्ड में ऐसा होगा? ना, जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है कि पूरे सेंटेंस में सारे वर्ड्स ही ऐसे होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम वर्ड्स होंगे 2 से 3 या 4 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके अंदर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा। आइए इसमें देख लेते हैं, बियर में भी क्या आया, पहला तो ये पहला जो वर्ड था, जो लेटर था, ये तो हमारा कॉन्सोनेंट ही था। अगला देखते हैं, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट ही है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है, बियर, बी, ई की आवाज आई, नियर, इसमें भी ई की आवाज आई और फियर, इसमें भी ई की आवाज आई। तो ये हमने जैसे ही देखा हमारे दिमाग में घंटी बजी, और घंटी क्या बजी कि ये कौन सा, ये है एसोनेंस का टाइप का। एग्जाम में आ जाए, पढ़ते ही लिख के आ जाना, बस नाम याद रखना है एसोनेंस, बात ही खत्म। अगला है हमारा, हाउ इज योर काउ नाउ। हाउ, नाउ, काउ, क्या सेम साउंड हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। क्या इनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है? हाँ है। लेकिन इसके बाद का जो वोवेल आया, जो साउंड आया वो वोवेल का आया? हाँ आया। और वो वोवेल का साउंड सेम रहा?
हाँ सेम रहा। तो यही हमने यहां भी देखा, हाउ में भी यहां पर हाउ, काउ, नाउ, वाव कोई भी हो सकता है। तो हमने इस तरह की कोई भी सीक्वेंस देखी, हम समझ गए कि ये हमारा एसोनेंस का टाइप है। आइए नेक्स्ट है हमारा मेन सेल दी वेडिंग बेल्स। इसके अंदर भी क्या था, मेन सेल वेड बेल, तो इसके अंदर भी सभी में क्या था, एक वोवेल का साउंड फॉलो हो रहा था। तो ये था हमारा एसोनेंस का साउंड था। ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं हमारा अगला टाइप। आइए अब पढ़ते हैं पन के बारे में। पन क्या होता है? पन कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जब हम कोई जोक बना देते हैं उसे हम कहते हैं पन। इसके अंदर ह्यूमर जरूर होता है। ह्यूमर समझते हो? ह्यूमर मतलब डायरेक्ट जोक नहीं होगा कि कोई कहानियां नहीं सुनाई जाएंगी, लेकिन जो बात कही गई होगी ना उसका डबल मीनिंग होगा। डबल मीनिंग के साथ कोई जोक सुनाया जाएगा तो वो कहलाएगा पन। आइए एग्जांपल की मदद से इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल है एन एम्बेसडर अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। के एम्बेसडर कौन होता है? नॉर्मली बता देते हैं भाई एम्बेसडर कौन होता है। एम्बेसडर भाई वो आदमी होता है जो ये काम करता है वो काम करता है। देखो मुझे तो मालूम है नहीं कि क्या काम करता है, आप मुझसे ज्यादा जानते हो तो बता देना क्या काम करता है। लेकिन इसने क्या करा, इसने कहा कि एम्बेसडर एक ऐसा आदमी होता है जो बाहर रहता है, अब्रॉड में रहता है अपनी कंट्री के भले के लिए, मतलब कंट्री के बाहर है कंट्री के भले के लिए। तो इस तरह से एक मजाक, एक ह्यूमर बनाने की कोशिश की गई है एम्बेसडर के बारे में। तो ये था पन, ये जो एग्जाम में आया हुआ है, बहुत पूछा जाता है ये एम्बेसडर वाला ही क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देख लेना। अगला है हमारा जैसे व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। अब यह गौर करने वाली बात यह है कि जो ये जॉइंट होता है उसका मतलब क्या क्या होता है। जॉइंट का एक तो मतलब होता है कि जो एक साथ दो चीजों के मिलकर जॉइंट काम कोई हो रहा है, कि जुड़कर एक काम हो रहा है। एक जॉइंट होते हैं हमारे, जो जॉइंट नहीं होते जो हड्डियों के बीच के जॉइंट होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, जॉइंट बोलते हैं। तो दो मीनिंग होते हैं जॉइंट के। इन्होंने इस जॉइंट वर्ड के साथ खेल के ना एक ह्यूमर बनाया है, देखो कैसे। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट वो होते हैं जो हड्डियों का इलाज करते हैं। अब इन्होंने क्या करा कि जब दो ऑर्थोपेडिस्ट ने एक न्यू सर्जरी स्टार्ट करी तो ये क्या कहलाया, एक जॉइंट ऑपरेशन कहलाया। अब जॉइंट जैसे दो ऑर्थोपेडिस्ट थे उन्होंने साथ में एक सर्जरी स्टार्ट करी तो वैसे भी ये जॉइंट था। और जॉइंट तो वैसे भी जॉइंट को कहते हैं ना, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको भी तो जॉइंट ही बोल देते हैं, उनके जॉइंट को। तो यहां दोनों जॉइंट के बारे में बात की गई है, तो ये भी एक ह्यूमर था, ये भी हमारा एक पन था। अगला एग्जांपल है हमारा पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। जो पायलट्स होते हैं, जो हवाई जहाज चलाते हैं, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो बादलों में रहते हैं ना, बिल्कुल। तो यहां पे एक मीनिंग ये निकल रहा है कि भाई जो पायलट्स होते हैं उनको इजी एक्सेस होता है क्लाउड के स्टोरेज का। अब बादल के अलावा भी तो क्लाउड का एक मतलब होता है। क्लाउड का एक मतलब ऐसे होता है कि जैसे आप आईफोन चलाते हो उसके अंदर भी क्लाउड स्टोरेज होती है, यानी एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना डेटा सेव कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। तो यहां भी एक ह्यूमर बनाया गया है, एक मजाक किया गया है वर्ड्स की वजह से, क्योंकि क्लाउड के दो मीनिंग हो गए। एक तो मीनिंग हो गया बादल वाला और दूसरा मीनिंग हुआ वो जो आप स्टोर करते हो ड्राइव पे, उस ड्राइव को भी क्या कहते हैं, क्लाउड ही कहते हैं। तो यहां भी इन्होंने क्या कहा कि पायलट्स के पास तो बहुत आसानी से होता होगा इस चीज का स्टोरेज, क्योंकि वो तो बादलों में ही रहते हैं, जबकि यहां इसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन एक मजाक किया गया था, ये एक पन था। तो पन में किसी भी तरह के वर्ड्स आ सकते हैं जो ह्यूमर क्रिएट करें। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं लाइटोटिस के बारे में। लाइटोटिस वो टाइप होता है जिसके अंदर एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन उसका जो सेंस होता है वो एक पॉजिटिव सेंस होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको ऐसे समझिए, मैंने किसी से कहा क्या कि भाई तुम ना अंबानी नहीं हो। तो यहां मैंने जो सेंटेंस बोला इसका मीनिंग क्या निकला, मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई तुम गरीब हो। तो यहां पर देखो कि सेंटेंस जो था वो तो नेगेटिव था, लेकिन जो बात निकल कर आई वो पॉजिटिव थी, और वो जो पॉजिटिव बात थी ना वो सेंटेंस से बिल्कुल ऑपोजिट थी। इसका मतलब क्या है, आइए एग्जांपल की मदद से और अच्छे समझते हैं। ही इज नॉट स्टार्विंग, वह भूख से नहीं मर रहा है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? जी हाँ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं समझ गया कि पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी बात, क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? हाँ, सेंस तो निकल रहा है कि वह भूख से नहीं मर रहा है का मतलब हुआ कि उसका पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ, भूख से मरना, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? हाँ, ऑपोजिट है कि नहीं? हाँ है। तो यहां पर भी हमें समझ में आ गया कि यहां एक लाइटोटिस का इस्तेमाल किया गया है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन। आप अपनी सिस्टर से कहते हो ना जब वो तैयार हो रही होती है कि आप कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हो,
ये एक नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हो, लेकिन उसी में छिपा हुआ होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस। इसका जो सेंस निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो, यानी तुम बुरी हो। बुरा ही तो कह रहे हो ना, बुरा ही तो कर रहे हो। तो बुराई करने वाला सेंस क्या था? वो पॉजिटिव था, और जो कि ऑपोजिट था जो आपने बात कही उसके। इसलिए ये क्या होगा? हमारा एक लाइटोटेस होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस, ये मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। देखते हैं। He is not the cleverest person I have ever met। कि वह क्लेवरेस्ट पर्सन नहीं है जितनों से भी मैं आज तक मिला हूं। तो यहां मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि वह मूर्ख है, वह बेवकूफ है जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूं। इसका मतलब यही तो हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि एक नेगेटिव ये रही बात, और उसका जो सेंस निकल के आया वो कुछ और ही निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। मैंने कहा भाई विराट कोहली ना कोई साधारण बैट्समैन नहीं है, तो यानी मैं क्या कहना चाहता हूं? वो एक स्पेशल बैट्समैन है। देखो ऑपोजिट बात निकल के आई, सेंस कुछ और निकला और जो एक्सप्रेशन था वह मेरा नेगेटिव था। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कभी कोई बाल बना रहे हो अपने आईने में खड़े होकर, तो हम कहेंगे, तुम्हारे पापा आएंगे और कहेंगे अभी क्या कहते हैं, भाई तुम कोई शाहरुख खान नहीं हो। ऐसे आप जिम जाने लगे, स्कूल टाइम में जिम जाने लगे, तो आपको क्या बोलते हैं? अरे भाई तुम कौन सा सलमान खान हो? सलमान खान नहीं हो तुम, यानी तुम बहुत कमजोर हो। इस तरह की बात ही तो कहते हैं कि भाई तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है। आइए अब पढ़ते हैं अगला टाइप। अगले टाइप का नाम ही है रेपिटेशन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई वर्ड ना बार बार रिपीट हो रहा होगा। जी हाँ, आपके सामने लिखा हुआ भी है कि रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस। तो बहुत ही आसान वाला टाइप है, इसमें कुछ भी नहीं देखना। एग्जांपल की मदद से इसको पक्का कर लेते हैं। एग्जांपल है, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ द अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। अब आप बताओ इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है? मेरे ख्याल से तो एंड रिपीट हो रहा है ना। अरे नहीं सर, क्या गलत बात कर रहे हो आप? हैप्पी रिपीट हो रहा है बार बार यहां पे मुझे हैप्पी ही दिख रहा है जो रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो मैं समझ गया कि यहां पे जब रिपीटेशन हुई तो ये रेपिटेशन को मैंने कहा कि ये हमारा टाइप कौन सा है, फिगर ऑफ स्पीच का कौन सा टाइप है? रेपिटेशन वाला। ऐसे सेकंड एग्जांपल भी है, hatred was spreading everywhere, blood was being spilled everywhere, wars were breaking out everywhere। तो यहां भी everywhere हर बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी मैं इस तरह के वर्ड्स या फ्रेजेस को देखूंगा तो मेरे दिमाग में घंटी बजेगी और मुझे समझ में आ जाएगा कि ये रेपिटेशन का टाइप है। दोस्तों, क्या आपने चांद को मुस्कुराते हुए देखा है? अच्छा चलो उसे छोड़ो, क्या आपने जो सूरज है उसे बातें करते हुए देखा है? चलो इसे भी छोड़ो, क्या आपने तारों को नाचते हुए देखा है? जी हां, आपने नहीं देखा, ना ही मैंने देखा। लेकिन जो पोइट होते हैं, जो आर्ट्स के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन सारी चीजों को बोल देते हैं। हाँ, अपनी किताबों में, अपनी कविताओं में, अपनी पोएट्री के अंदर वो इन चीजों को बोलते हैं। यानी जो बेजान चीजें हैं उनको भी ऐसे दिखा देना जैसे कि उनमें जान हो, एक ह्यूमन की तरह, एक इंसान के जेस्चर और इमोशन दिखाना किसी बेजान चीज के अंदर, वही कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा बिना एग्जाम्पल के ही। लेकिन आइए, फॉर्मेलिटी है, एग्जाम्पल भी कर ही लेते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट। स्वेलेट का मतलब होता है निगल जाना। जो आग थी उसने सारा जो जंगल था उसे निगल लिया। अब उसे भूख लग रही थी, आग को आग आई और जो जंगल था उसको पूरा मुंह में रखा और खा गई। ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। ये तो एक कल्पना थी, एक पर्सोनिफिकेशन किया गया था एक इंसान की तरह। जैसे इंसान निगलता है ऐसे ही आग ने निगल लिया क्या? पूरा फॉरेस्ट। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस देखो तो समझ जाओ कौन सा है पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर वही सवाल, हम इसे नॉर्मल भी तो कह सकते थे कि आग ने पूरा जंगल जला डाला। नहीं, ऐसा हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि यही तो हमारी खूबसूरती, हम लैंग्वेज को खूबसूरत बना रहे हैं, वजन डाल रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो एग्जाम में कभी भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप लिख के आओगे पर्सोनिफिकेशन। आइए नेक्स्ट है हमारा, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। इसका मतलब है कि आपको मेहनत करते रहना चाहिए। जो कामयाब, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपके मौके हैं, वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आएगी अपने 20 बच्चों के साथ और आपके दरवाजे पे यूं टक टक करेगी, हेलो हाय, ऐसा थोड़ी करेगी। ये तो एक कल्पना है। कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाएंगी। तो यहां भी जो अपॉर्चुनिटीज है एक नॉन लिविंग थिंग्स थी, इसके अंदर कोई जान नहीं थी, फिर भी इसको ऐसे दिखाया जैसे कोई इंसान आया और उसने
ठक ठक करी है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। द सन स्माइल्ड एंड चेज्ड अवे द एंग्री क्लाउड। इसके अंदर भी सन क्या करा, मुस्कुराया। जैसे ही आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, जैसे ही सन मुस्कुराया आप भी मुस्कुरा दो और लिख के आ जाओ पर्सोनिफिकेशन। बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा द मून स्माइल्ड, यहां पे मून मुस्कुरा गया। तो ये तो चंद एग्जांपल थे, कॉन्सेप्ट याद रख लो, कॉन्सेप्ट हमें पता चल चुका है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ। दोस्तों आइए अब पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग से इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, तो ध्यान से देख लेना। तो पहला है उनमें पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट है दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ। बस यहीं पर सारी बात समझ में आ गई कि एक स्टेटमेंट होगी जो अपने आप में ही क्या होगी, कॉन्ट्रेडिक्टरी। कॉन्ट्रेडिक्टरी को हिंदी में बोलते हैं अंतर विरोधी, यानी वो खुद ही कुछ कहेगा और खुद ही उस बात को कहने से मना कर देगा। अब देखते हैं उसको एग्जांपल की मदद से। एग्जांपल है मेरा, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अरे ये क्या बात हुई, क्या आप पैसे बचा सकते हो खर्च करके? अरे जब खर्च करके बचेंगे कैसे, पहले तो कह रहे हो सेव करो और फिर कह रहे हो खर्च करो, तो दोनों आपस में क्या हो गई, बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। तो ये पूरी स्टेटमेंट मेरे अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहां सेव आया, यहां स्पेंड आया, इसलिए हम इसे बोलेंगे पैराडॉक्स। नेक्स्ट है मेरा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, कि ये शुरुआत है एंड की। अब ये भी अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि भाई ये शुरुआत है एंड की। अरे तो फिर शुरुआत कहां है, तो ये भी अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये हमारा कौन सा टाइप होगा, पैराडॉक्स। एग्जाम में इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट दिखे बिना सोचे समझे लिख देना पैराडॉक्स, क्योंकि इसके आसपास हमने अभी तक कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है। ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं जहां पे कोई ऐसी बात होती है जो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। यह कीवर्ड याद रख लेना, कॉन्ट्राडिक्टरी, बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट है मेरा, द सेकंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। अरे ये क्या बात हुई कि जो सेकंड सेंटेंस है वो मेरा फॉल्स है और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ट्रू है, तो ये तो अपने आप में ही यहां पर भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई है, तो इसलिए ये वाला भी मेरा हो जाएगा पैराडॉक्स। नेक्स्ट है मेरा, हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। ये रूल्स हैं कि सारे रूल्स इग्नोर कर दो। अब फिर वही वाली बात, अरे फिर रूल्स कहां पर हैं, तो ये भी अपने आप में क्या थी, कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी, जिसे समझने के लिए आपको अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आपके माइंड से खेलने वाली बात है और कुछ नहीं है। मतलब सीधे तौर पे भी आप कह सकते थे कि कोई रूल्स नहीं फॉलो करना है, लेकिन आपने क्या कहा, हियर आर द रूल्स, जैसे कि कोई रूल है। असल में तो कोई रूल था ही नहीं, क्योंकि इग्नोर ऑल द रूल्स। तो ये सारी बातें जो अलग अलग तरीके से हम कह रहे हैं वो कहलाएंगे हमारी पैराडॉक्स। लेकिन ये सब कर क्यों रहे हो, क्यों इतना दिमाग पे जोर डलवा रहे हो? कभी कहते हो कि किसी से कंपैरिजन कर लो, कभी कहते हो कि कोई शेर है। अरे ये सब क्यों कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो बात है उसमें खूबसूरती बढ़ जाए, उसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको अटेंटिव बनाने के लिए, उसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं इसका एक और टाइप होता है ऑक्सीमोरॉन। इनमें और इसमें मैंने पहले ही बोला था कि दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं, उनको हम एक साथ पढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत ना सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है, अभी आपने क्या देखा था कि यहां पे तो एक स्टेटमेंट थी जिसमें दो बातें थी जो आपस में ऑपोजिट थी, कॉन्ट्राडिक्टरी थी। जो हमारा ऑक्सीमोरॉन होगा इसके अंदर सिर्फ दो वर्ड होंगे जो एक साथ जुड़े हुए होंगे, जो आपस में ऑपोजिट होंगे। तो तब भी वर्ड आप जब भी देखोगे ना, दो वर्ड जो आपस में ऑपोजिट है, तो आप समझ जाना वो होगा हमारा ऑक्सीमोरॉन। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे कि द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। अरे सीरियस मतलब तो होता है बड़ा गंभीर, फनी मतलब होता है बड़ा मजाकिया। अब कोई कॉमेडियन था वो बड़ा गंभीर तौर पे फनी था, ना 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 ना, यहां पे सीरियसली वर्ड यूज तो किया गया है, लेकिन ये डबल मीनिंग डाला गया जानबूझकर। सीरियसली उसने इसलिए बोला क्योंकि सीरियसली का एक और मीनिंग होता है। सीरियसली हम तब भी बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा, जब हम किसी को कहते हैं कि ही वॉज वेरी के सेंस में आता है, तो इसलिए इसने वेरी नहीं लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि सीरियस और फनी आपस में क्या है, ऑपोजिट हैं, उनको एक साथ रख दिया, जस्ट अपोज जिसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जस्ट अपोज किया जानबूझकर, क्योंकि इस बात को वो क्या बनाना चाहता था, ड्रामेटिक बनाना चाहता था, कुछ अलग बनाना चाहता था। अब नॉर्मल अगर वो कहता कि कॉमेडियन वॉज वेरी फनी तो कोई ना सुनता, लेकिन जैसे उसने कहा ना द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे, सीरियसली फनी, दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहां पे सीरियसली वर्ड यूज किया। जैसे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। अब नॉर्मल आप समझ गए कि कहने वाला क्या कहना चाहता है, क्या आपके पास ओरिजिनल कॉपीज हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, ओरिजिनल मतलब होता है असली, कॉपी मतलब होता है कि उसकी नकल की हुई। तो आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन असल में तो ये कहना चाहता है ना कि क्या आपके पास ओरिजिनल पेपर्स हैं कि नहीं, वो ऐसे बोलना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जानबूझकर कॉपी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी आपस में क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो जब इस तरह के वर्ड्स
मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इस तरह के जब वर्ड्स आपस में आपको दिखे, ऑपोजिट हो और इस्तेमाल किए जाएं, तो वो तो होगा हमारे ऑक्सीमोरन, वो तो ऑक्सीमोरन है। लेकिन जब पूरी पूरी जो हमारी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर जो दो बातें हों जो आपस में ऑपोजिट हो, वो कहलाएगा हमारा पैराडॉक्स। तो इसमें बहुत हल्का सा एक डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए हैं ऑक्सीमोरन के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है आप इसमें हो गए होंगे चैंपियन। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ। दोस्तों आइए अब बात करते हैं क्लाइमेक्स की। जी हाँ दोस्तों, अब इस वीडियो का भी क्लाइमेक्स होने ही वाला है। तो क्लाइमेक्स के टाइप में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पढ़ लेते हैं। सीरीज ऑफ आइडिया इन एन असेंडिंग ऑर्डर। कि सीरीज होगी, एक सीरीज होगी आइडियाज की, यानी वर्ड्स होंगे कुछ, वो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए होंगे। इसको एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल है मेरा लाइफ, फिर कॉमा लगा, लिबर्टी आजादी, फिर कॉमा तो नहीं लगा, एंड लगा, एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की तलाश। तो देखो पहले जीवन होगा, लाइफ होगी, उसके बाद फिर क्या, आप आजादी ढूंढोगे, लिबर्टी ढूंढोगे, और उसके बाद खुशियों की तलाश करोगे। तो ये एक आइडिया था, एक सोच थी, एक विचार था जो असेंडिंग ऑर्डर में चला, कि पहले ये आया, फिर ये, फिर ये। तो इस तरह का अगर आपको सेंटेंस दिखे तो आप कहना है कि ये कौन सा टाइप है फिगर ऑफ स्पीच का। जी हाँ, ये है क्लाइमेक्स का टाइप। ऐसे सेकंड हमारा एग्जांपल है लुक, देखो, क्या, उसके बाद अप इन द स्काई, आसमान में देखो। तो पहले ये चला, फिर आगे बढ़ा, ये एक आइडिया दिया जा रहा है, एक विचार है, आगे बढ़िए। इट्स अ बर्ड, ये एक बर्ड है, फिर और ऊपर देखा, फिर क्या देखा, इट्स अ प्लेन, ये एक प्लेन है। तो ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में बातें चली हैं, और ये एक आइडिया है, ये एक विचार है, एक थॉट है। तो ये भी हमारा हो जाएगा क्लाइमेक्स का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा ही केम, वह आया, फिर क्या किया उसने, फिर क्या किया, ही फॉट, उसने लड़ाई लड़ी, ही फॉट, उसके बाद क्या, ही कॉन्कर्ड, और उसने विजय हासिल करी। तो अगर पहले ही आके क्या वो जीत लेता, तो मैं कहूं कि नहीं, पहले वो जीता, फिर उसने लड़ाई लड़ी और फिर वो आया, नहीं ना। तो ये एक आइडिया था, एक बात बताई गई है आपको जो एक सीरीज वाइज चली है। तो जब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो और इंपॉर्टेंस वाइज होती है ये, कि पहले छोटी चीज आई, कम इंपॉर्टेंस वाली, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली, और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। इस वाले एग्जांपल में देखो, वो जीता, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात तो यही थी ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी, तो ये सबसे लास्ट में आई। तो ये हमारी पूरी सीरीज कहलाएगी। इस तरह से कॉमे लग लग के कोई भी सीरीज होगी, वो होगी हमारी क्या, क्लाइमेक्स। आइए अब देखते हैं एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का उल्टा एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है, यानी ये एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें असेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा, वही मैथ वाला, आ जाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले आएगी, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट जो होगी, और फिर सबसे लास्ट में उससे सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो चीज यहां पे आ जाएगी। आइए देखते हैं, लिखा हुआ तो यही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली को खोया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है लाइफ में, फैमिली तो होती है, आपके मेरे परिवार ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट, हिज कार, फिर उसके कार, कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हिज सेलफोन, लास्ट में उसका सेलफोन खोया, मतलब तो उसकी जो पूरी जो नुकसान हुआ था, तो नुकसान की जो लिस्ट बनाई गई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी उसकी फैमिली, उसके बाद उसकी कार, और लास्ट में उसका सेलफोन। तो ये भी एक सीरीज थी, कॉमा कॉमा लग के लग रहा था, पूरी बात बताई जा रही थी। तो जब भी इस तरह का देखो तो बोल देना ये क्या है, एक एंटी क्लाइमेक्स है। नेक्स्ट, शी इज अ ग्रेट डॉक्टर, अ मदर एंड अ कुक। वे एक ग्रेट डॉक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, वे एक डॉक्टर है। उसके फिर कम इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि वे एक मदर है, और लास्ट में एंड अ कुक, एक कुक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल से थे, इनमें बहुत लंबे चौड़े कोई कॉन्सेप्ट थे नहीं। तो हमने यहाँ क्लाइमेक्स किया, यहाँ एंटी क्लाइमेक्स किया। अब एक छोटा सा एक और टाइप है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक टाइप होता है दोस्तों इमेजरी के नाम से। इमेजरी का मतलब ही क्या होता है कि आप किसी के साउंड से या किसी के कलर से या टेस्ट से, मैंने क्या कहा, साउंड, कलर या टेस्ट, इस तरह की कोई भी चीज से दिमाग में कोई अगर इमेज बना लेते हो। यानी मैंने आपसे एग्जांपल में कहा कि एक बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत चीख चीख के रो रहा है, तो अब जैसे चीखने की आवाज सुनी ना मैंने, तो मेरे दिमाग में कैरेक्टर स्केच बन गया कि कोई रोता हुआ बच्चा। ऐसे मैंने कहा जो आइसक्रीम थी ना वो बहुत ठंडी थी, अब ठंडा सोच से मेरे दिमाग में, मेरे मुंह में क्या, एक ठंडापन आ गया, मेरे दिमाग में आ गई एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि वहां पर जब मैं गया तो मुझे फूलों की खुशबू आ रही थी, गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। तो अब मेरे दिमाग में एक स्केच बन गई, एक इमेज बन गई जिसमें बहुत सारे गुलाब हैं और उनमें से खुशबू आ रही है। जो इस तरह के कोई सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते तो हम बोल देंगे ये इमेजरी है। ये कौन सा टाइप है फिगर ऑफ स्पीच का, इमेजरी है। मैंने आपको बेहतर समझा के बता दूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी अधूरा ना रहे। तो हमने यहां पे जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच सारे डिस्कस कर लिए हैं।
और अब मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। वीडियो में जो भी आपको पसंद आई हैं चीजें वो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।